गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़ा था, उसमें हमने स्पर्श व्यंजन तक पढ़ लिया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, जबकि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। उनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, जबकि व्यंजन वर्ण बिना स्वर व्यंजनों के योग से नहीं बनते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। तो व्यंजन वर्ण का हमने प्रकार पढ़े थे। व्यंजन वर्ण को हमने 3 भागों में बांट लिया। फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन, ये 25 होते हैं जो हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करके निकलते हैं, स्पर्श यानी टच करके निकलते हैं। सेकंड है हमारा अंतःस्थः व्यंजन, ये 4 होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। ऊष्म यानी गरम, गरम हवा निकलना। अब हमने फर्स्ट स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया था, इसमें हमने वर्ग पढ़े थे, क च ट त प वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 लास्ट वाले 5 वर्णों को हम नासिक्य वर्ण या पंचम वर्ण कहते हैं। क च ट त प हम वर्ग में मानते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। अब है अंतःस्थ व्यंजन, सेकंड नंबर का है हमारा अंतःस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ठीक है। तो ये जीभ, तालु व होठ को कम स्पर्श करते हैं तथा ये व्यंजन अवरोध रहित यानी बिना किसी रुकावट के अवरोध रहित उच्चारित होते हैं। ये हो गया हमारा अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। ये जीभ, तालु और होठ को कम स्पर्श करते हैं तथा ये व्यंजन अवरोध रहित उच्चारित होते हैं या उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, ठीक है। ये 4 हो गए हमारे अंतःस्थ व्यंजन। अब है नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन थर्ड है हमारा ऊष्म। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स, श षटकोण वाला, ह, ये 4 होते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ये व्यंजन वर्ण मुंह से घर्षण के साथ गरम हवा निकालते हुए उच्चारित किए जाते हैं। इनके उच्चारण के समय हवा सुरसुराहट के साथ ऊष्म रूप में निकलती है। ऊष्म यानी गर्म रूप में निकलती है, ठीक है। श, श, स, ह उच्चारित हो रहे हैं, तो ये मुंह से घर्षण के साथ गर्म हवा निकालते उच्चारित किए जाते हैं। इनके उच्चारण के समय हवा सुरसुराहट यानी एक सीटी जैसी आवाज आती है, ऊष्म रूप में निकलती है। ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन ये प्रकार ही हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ,
श्र। ठीक है, ये 4 होते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों का संयोग होता है, वहाँ संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, अब इनको तोड़ करके हम कैसे लिखेंगे? श को हम लिखते हैं क, श, और इसमें स्वर जुड़ेगा, बिना स्वर के तो व्यंजन पूरे होंगे ही नहीं। ठीक है, त्र, त, र, अ। फिर है नेक्स्ट ज्ञ, ज, न्य, अ। फिर है श्र, श, र, अ। अगर इसमें स्वर नहीं जुड़ेगा तो ये आधे वर्ण रहेंगे। व्यंजन वर्ण बिना स्वरों के पूरे नहीं होते हैं, हलंत लगाना जरूरी है व्यंजनों में। ठीक है, जैसे स्वर जुड़ जाएगा वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। अब है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। इसमें 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा ड, एक हमारा ढ। उत्क्षिप्त, इन व्यंजन वर्णों को बोलने पर जीभ के अगले भाग को उठाकर तेजी से फेंकना पड़ता है। इन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हम ऐसा लगता है जैसे जीभ उन वर्णों को उठाकर बाहर फेंक रही है। जैसे ड, जीभ रोल हुई और एकदम से शब्द को बाहर फेंका। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ वर्णों को बाहर की तरफ फेंकती है, वहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ वर्णों को बाहर की तरफ फेंकती है, वहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इसमें 2 आते हैं, ड और ड। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी होता है 2। ये भी द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजनों का एक साथ आना, समान व्यंजनों का एक साथ आना। जैसे चम्मच, 2 एक जैसे व्यंजन आए। गन्ना, 2 एक जैसे व्यंजन आए। शक्कर, 2 एक जैसे वर्ण आए। बल्ला, 2 एक जैसे वर्ण आए। इस तरह से एक जैसे वर्णों का आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा र के प्रकार, र के विभिन्न रूप। ठीक है, पहला है हमारा रेफ। इसे बोलते हैं रेफ। आपने शब्द देखा होगा, कर्म, धर्म, है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे। ठीक है, इसे बोलते हैं रेफ। अब जब इन शब्दों को हम वर्ण विच्छेद के रूप में लिखते हैं तो इस र को हम आगे लिखते हैं। कैसे? जैसे कर्म का हमने
वर्ण विच्छेद किया, क में बन रहा है अ, और इसके बाद जब रेफ को हम अलग करेंगे तो र पहले आएगा। सिर्फ इसी र में, इस रेफ वाले नियम में ही ये होता है कि र को हम पहले लिखते हैं विच्छेद के, म और अ। रेफ कहाँ लगा? आगे र लगा, और सारों में नहीं लगता। दूसरा है हमारा ये वाला पदाक्रम, जैसे इसको बोलते हैं पदेन, पदेन, ठीक है। पद नीचे मतलब पैरों के नीचे, इसमें लेंगे पराक्रम, क्रम, प्रकार। अब जैसे प्रकार का वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो कैसे करेंगे? प में क्या लगा है? र, और फिर व्यंजन क्या है, स्वर क्या है? अ। इस तरह से क में आ, फिर र में अ, प्रकार। इसमें बाद में लगता है र, ठीक है। एक र हो गया। अब कौन सा वाला र बचा हमारा? ये वाला। इसमें है उदाहरण ड्रम, ट्रक, ठीक है। अब इसमें हम इसका ट्रक का विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? ट में क्या लग रहा है? र, और र में अ, फिर क में अ। इसको विच्छेद करते समय र बाद में, हर र बाद में आएगा, सिर्फ रेफ वाले में र पहले आएगा। जिस वर्ण के ऊपर रेफ लग रहा है, मतलब र लग रहा है, तो विच्छेद करते समय वो र पहले आ जाएगा उस व्यंजन वर्ण के, ठीक है। ये र का रूप हो गया। अब एक र होता है, र में छोटा ऊ लगाएंगे तो उसमें मात्रा लगेगी कैसी वाली? ये वाली, ये वाली। और र में बड़ा ऊ लगाएंगे तो बनेगी ये वाली। ये हमारे हम रू लिखते हैं ना, रूप, तो इसमें रुपया, रुपया छोटा ऊ है, अगर रुपया आ गया तो हम उसको तोड़ के लिखेंगे तो र प्लस छोटा ऊ। रूप आया तो रूप में र प्लस बड़ा ऊ। इस तरह से हम र के प्रकार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि इस ग्रह और इस ग्रह में क्या अंतर है। इस ग्रह को तोड़ेंगे तो ग प्लस री है, ये री की मात्रा है और ये र की मात्रा है, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे तो ग प्लस र करेंगे। ये री की मात्रा, ये र की मात्रा। र वाला आपको रूप बताया ना अभी मैंने, पदेन, तो ग प्लस री है, ग्रह बनेगा उससे। और ये ग्रह कौन सा है? घर वाला। ये ग्रह कौन सा है? हमारा उपग्रह वाला। तो ग में ये र, ये भी र के प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार इसको बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार में नाक से उच्चारित होते हैं, नाक से उच्चारित, यानी नाक से बोले जाने वाले। और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले, ठीक है। इसको हम दिखते हैं डॉट से। जैसे इसका उदाहरण है गंगा, गंगा, दंत, कंचन, 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 ठीक है। अब इसमें एक नियम है, देखो नियम क्या है? वर्ण विच्छेद करने का एक नियम है, इसको हम पहले लिखेंगे। यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो तथा बाद वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन हो तो
तो उस वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे उदाहरण है संचयन। वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो, वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो, उसके बाद वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन हो, उसके बाद वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन है क च ट त प, तो अनुस्वार को हटा करके इस अनुस्वार की जगह हम क्या करेंगे, इस स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण लिख देंगे, उस वर्ग का पांचवा वर्ण। च वर्ग का क्या है, च छ ज झ न्य, तो जब हम विच्छेद करेंगे तो स प्लस अ, उसके बाद इस अनुस्वार को, स तो हम पूरा लिख दिया, अनुस्वार को हटा के इस च का पांचवा वर्ण क्या है, न्य, अनुस्वार को हटा करके न्य कर देंगे और फिर हमारा जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, च प्लस अ, य प्लस अ और न प्लस अ। आया समझ में? अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो इस अनुस्वार को हटा करके उसका पांचवा वर्ण, उस वर्ग का पांचवा वर्ण लिख देते हैं। अगर नहीं आए तो उसको डॉट में लिख देते हैं। अगर नहीं आता है, अगर स्पर्श व्यंजन के अलावा अंतस्थ ऊष्म कुछ भी आए, स्पर्श नहीं आए, तो हम उसकी जगह म या न लिखेंगे और अगर हमें संदेह हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। जैसे संयोग, 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 अनुस्वार के बाद अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, मतलब स्पर्श व्यंजन नहीं आ रहा, तो हम इसको सिंपल में लिख देंगे स प्लस अ के ऊपर डॉट प्लस य के ओ प्लस ग। हमें सिंपली याद कर रखना है ये चीज, अगर अनुस्वार के बाद स्पर्श व्यंजन है तो उसका पांचवा वर्ण लिखना है, जिस वर्ग का वो है उस वर्ग का पांचवा वर्ण लिखना है। अगर उसके बाद अंतस्थ ऊष्म या कोई सा भी दूसरा व्यंजन वर्ण हो, सिर्फ स्पर्श व्यंजन न हो, तो हम उस स्वर के ऊपर उस डॉट को लगा देंगे या अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक भी कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ये नाक व मुंह, नाक व मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, नाक व मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। अब इसमें लिखेंगे किसी भी वर्ण के ऊपर अनुनासिक लगा हुआ हो तो, किसी भी वर्ण के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ हो तो वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय स्वर वर्ण पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है हमारा आंचल। वर्ण विच्छेद करते समय आ प्लस चंद्र बिंदु भी लिख सकते हैं या आ के ऊपर चंद्र बिंदु भी लिख सकते हैं, प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ठीक है, और भी उदाहरण है दांत, द, अब स्वर के ऊपर लगाना है तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु प्लस त प्लस अ, ये हमारा अनुनासिक हो गया। इनको उच्चारित करते समय नाक और मुंह से उच्चारित होते हैं, ये आंचल, दांत। नेक्स्ट है हमारा नुक्ता। नुक्ता ये अरबी, फारसी व
उर्दू भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कुछ ही वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? इनके शुद्ध उच्चारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? क, ख, फ, ज और ग। ठीक है, इसमें जैसे फजल, फजल, कमजोर, ये शब्द हैं। इनमें इन्हीं वर्णों के नीचे बस डॉट लगता है, इन्हें नुक्ता बोलते हैं। ये अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, स्पेशली उर्दू भाषा में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगत। आगत, इसका साइन होता है ये। ठीक है, जैसे बॉल, डॉल, चॉकलेट आदि। ठीक है, ये आगत यानी अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा, ये बॉल, डॉल, चॉकलेट, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिए हुए शब्द हैं, वर्ण हैं और उनके ऊपर चिन्ह लगता है। विदेशी शब्द होते हैं, इनका प्रयोग न होने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी यानी अंग्रेजी शब्द ही मान लें, विदेशी शब्द होते हैं, इनका प्रयोग न होने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे है, अगर हम इस डॉ में से ये हटा देते हैं आगत चिन्ह, तो डाल बनेगा, और डाल का मतलब होता है पेड़ की डाल, और जैसे ही हम ये चिन्ह लगाएंगे वो शब्द का अर्थ चेंज हो जाएगा, डॉल। ठीक है, तो शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब ये हमारे वर्ण विचार के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं जिन्हें हम वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। ठीक है, पत्ता, प है, प में स्वर जुड़ा है अ, फिर आधा त है, आधे त को हम बताएंगे हलंत से, उसके बाद त है और त में स्वर जुड़ रहा है आधा। एक चीज और बता देती हूं मैं, विसर्ग। वैसे तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में ही होता है, संस्कृत भाषा में ही होता है, लेकिन कुछ हिंदी के शब्द हैं जिनमें हम यूज करते हैं विसर्ग। तो ह के रूप में उच्चारित होता है। इसका साउंड क्या होता है? ह। जैसे प्रातः, तो जैसे ही विसर्ग लगा हमने उसका ह साउंड निकाला, प्रातः, प्रातः। हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो विसर्ग लगते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था अंतः, अंतः, तो ह साउंड होता है विसर्ग का। संस्कृत भाषा में ज़्यादा यूज होता है, हिंदी में कम होता है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में यूज करते हैं, तो हमें हलंत और विसर्ग का भी पता होना चाहिए। हलंत मैंने आपको बता ही दिया है, हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण होना, और ये व्यंजन वर्णों में यूज होते हैं, स्वर व्यंजनों में यूज नहीं होते हैं, व्यंजन वर्णों में ही यूज होते हैं। इस तरह से हमारा आज का ये वर्ण विचार जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।